दोस्तों, या तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है या फिर पार्शियली नहीं हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उस पर साइबर अटैक हुआ है। अब पता नहीं क्या वाकई में उन्होंने फाइल्स को कॉपी कर लिया है, डिलीट कर दिया है, या वहां से पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। क्या हुआ है कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक साइबर अटैक जो है वो हुआ है। कहां पर? हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है। आज हम लोग वाकई में ये चीज गहराई से समझेंगे कि ये सरफेस वेव क्या होता है, डार्क वेव क्या होता है, वहां पर डेटा कैसे इनपुट किया जाता है, डेटा कैसे आउटसोर्स किया जाता है, कैसे उठाया जाता है, और क्या वाकई में सिक्योरिटी को ब्रीच करना इतना इजी है। अगर आज मान लीजिए कि कुडनकुलम को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाता और साइबर अटैक सक्सेसफुल होता तो उसके बाद में क्या मायने हो सकते थे, ये तमाम बातें आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, टाटा ग्रुप और नाइकी, इन दोनों से भी रैंसम मांगा गया था, फिरौती मांगी गई थी। लेकिन टाटा ग्रुप ने इनकार कर दिया कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हम कोई भी फिरौती देने वाले नहीं हैं। और जैसे ही डेक्लाइन किया गया, सब कुछ सेटल हो गया। ऐसा ही कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ में हुआ है। कुल मिलाकर बात यह ध्यान रखने वाली है कि आज एआई जिस तरीके से एडवांस हो चुका है, हमको तो लगता है कि हमने थोड़ा मोड़ा एआई क्या सीख लिया, हम तो बादशाह बन गए। ऐसा लगता है ना, हम लोगों को, इंडियंस को ऐसा लगता है। लेकिन जो एआई हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका जो इस्तेमाल करता है, या अमेरिका के पास में जो टेक्नोलॉजी है, उसका 0.01% हम लोग यूज करते हैं। और इस बात को इसी से प्रूव किया जा सकता है कि पूरे विश्व को जिसने एआई को दिया एआई को दिया, क्या वाकई में उसने पूरा दे दिया होगा या कुछ एक दुनिया के लिए छोड़ दिया होगा। ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, सबने बहुत मेहनत की है, एलन मस्क वगैरह, तो क्या इनको लगता है कि पूरी दुनिया को दे दिया होगा? नहीं दिया है। आज अमेरिका के पास में एलियंस हैं कि नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की। होगा भी तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो किसी विश्व के किसी भी देश को नहीं बताएगा। B2 बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट है, जबरदस्त है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, उसको उसने 1989 के अंदर ही बना लिया था। लेकिन पता कब लगा? 30 साल के बाद में, कि अमेरिका के पास में ऐसा कोई प्लेन है। अमेरिका ने इस बात को भी कंफर्म किया कि हम तो रूस के आसमान के अंदर उड़ा करते थे और रूस को पता भी नहीं है। आज अमेरिका इतना आगे है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि कुडनकुलम के ऊपर कैसे अटैक किया गया है और कौन कौन सा डेटा उसके अंदर ब्रीच कर दिया गया है। कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और अभी मतलब 2013 से रन है और अभी भी ये चल रहा है। रैंसमवेयर क्या होता है? फिरौती मांगी गई है। किससे? कुडनकुलम कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से। मतलब रैंसमवेयर का ये मतलब होता है। तो मान लीजिए कि आप जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं रोजाना, उस कंप्यूटर को मैं हैक कर लेता हूं और आपका उसके अंदर बहुत प्रीसियस डेटा है। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे आप इतनी रकम दे दीजिए, जिसे मान लीजिए $5,000 दे दीजिए, $10,000 दे दीजिए, $1,00,000 दे दीजिए, उसके बाद में आप अपना डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको आपका ही डेटा एक्सेस करने के लिए मैंने फिरौती मांगी, जिसको हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। तो ऐसा ही एक रैंसमवेयर ग्रुप जो है, उसने हाल ही के अंदर डार्क वेब से बहुत सारी जो कैच फाइल्स जो होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैचे फाइल्स होती है या कैश मेमोरी होती है। हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन वही कैश मेमोरी अगर किसी के हाथ लग जाए तो उस कंप्यूटर का या उस इक्विपमेंट का पूरा डेटा ब्रीच हो सकता है। ठीक है, ऐसी ही कुछ फाइल्स जो कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित थी, उनको क्या किया गया? लीक किया गया। एक्चुअली में रिलायंस जो ग्रुप है वो इसको संभाल रहा था और उसी ने कहा कि ऐसा कोई अटैक, रैंसमवेयर अटैक जो है वो इसके ऊपर हो चुका है। पूरे भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो भारत में 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिसमें कुल 7 साइट्स हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 अलग अलग होती हैं, और 6 स्टेट्स के अंदर, 6 अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो फैले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि कलपक्कम जो कि तमिलनाडु के अंदर है, कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर है, कैगा जो कि कर्नाटका के अंदर है, जैतपुर, तारापुर ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर हैं, काकरापार गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है ही रावत भाटा में, फिर
कुम्हारिया जो कि उत्तराखंड के अंदर हरियाणा के अंदर है, उसके बाद में फिर आप देखिए नरोरा जो कि यूपी के अंदर है, बरगी, ठीक है, एमपी के अंदर है। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत के अंदर है, ठीक है। अब ये जो जितने पावर प्लांट है इससे लगभग हम लोग 8,800 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, नॉलेज के लिए तो काफी अच्छा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिनके पास में क्या है, ये स्थित है। अब देखिए डार्क वेब को आप समझिए कि डार्क वेब क्या है। जिस ब्राउजर पर आप कुछ भी सर्च करते हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस वेब। देखिए दो तरह के वेब होते हैं, एक तो होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब। सरफेस वेब के ऊपर जो तमाम आम जनता है, मैंगो पीपल है, वो सर्च करती है कि मान लीजिए कहीं आपको जाना है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, तो आप कहां सर्च करेंगे, है ना, ब्राउजर पर, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, इनके ऊपर सर्च करते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस वेब, ये सरफेस वेब कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपना अकाउंट जीमेल के ऊपर बना रखा है और जीमेल के कोई ना कोई पासवर्ड होंगे, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, आपकी कोई वेबसाइट होगी, उसकी कोई एल्गोरिदम होगा, कुछ भी होगा जो कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज से लगाया गया है। ये तमाम डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस डेटा को सरफेस वेब से उठाकर डीप वेब पर डाल दिया जाता है। अब ये करता कौन है, ये करता है वो लोग जानकार जो कि डीप वेब पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं और आप हैं, हमको जरूरत है किसी डेटा की, तो हम लोग डीप वेब पर गए और अपनी डिमांड वहां पर डाल दी कि हमको ऐसा ऐसा कोई डेटा चाहिए, अगर किसी के पास में है तो वो बताए। तो जो डीप वेब पर अवेलेबल है वो बंदा वो क्या करेगा, सरफेस वेब के ऊपर जाएगा और वहां से डेटा को कलेक्ट करेगा कि कहां कहां कौन कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, वहां से कॉपी करेगा, डीप वेब पर लाकर उसको बेच देगा और डीप वेब से उसी डेटा को उठा लिया जाएगा। अक्सर यहां पर जो साइबर थ्रेट देते हैं ऐसे लोग यहां पर काम करते हैं। तो डीप वेब आप समझ गए, जैसे मान लीजिए कोई बैंकिंग है, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, सबके पासवर्ड्स होते हैं। तो जब भी वो पासवर्ड्स सेव किए जाते हैं तो वो कहां पर होंगे, करते तो हम लोग सरफेस वेब पर हैं, लेकिन उनको कॉपी करके डीप वेब पर डाल दिया जाता है। और ऐसे जरूरतमंद लोग जो कि काफी गरीब हैं, उनको लगता है कि मैं यहां पर काम करके और बहुत सारा डीप वेब से पैसा जो है कमा सकता हूं, तो वो पैसा कमाने के लिए डीप वेब पर आते हैं और उस डेटा को बेच देते हैं। ऐसा असल जिंदगी में मेरे साथ भी एक बार हुआ है। एक बार मैं तो यूं ही जो है ऑफिस के अंदर काम कर रहा था, एक व्यक्ति का मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज आता है और मैसेज के अंदर कोई हाय हेलो कुछ भी नहीं था। टेलीग्राम पर उसका मैसेज था कि सर ये आपका मेल आईडी है और ये इसका पासवर्ड है, ये आपका फेसबुक आईडी है और ये इसका पासवर्ड है, ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है और ये इसका पासवर्ड है। ये तमाम पासवर्ड के साथ में हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम, उनके मेल जो है उनके भी पासवर्ड, मेरा मोबाइल नंबर, सब कुछ जो है उसने दे दिया। यहां तक कि मेरे एटीएम का पिन भी उसने वहां पर डाल दिया और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दिया। आप मानेंगे नहीं, जब मैंने उस डेटा को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मतलब मैं यार ये डेटा यहां पर कैसे आ गया, सब कुछ पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ है। बोले यार इस व्यक्ति को तो पता है ये सब कुछ अभी 2 मिनट में जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल्स वगैरह सब कुछ हैक कर लेगा। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि यार ये डेटा आपको कहां से मिला, मैं उससे कम्युनिकेट करने लगा। और जब रियलिटी में आपको बता रहा हूं, वास्तविकता के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने कम्युनिकेट किया तो आप मानेंगे नहीं, वही एक स्टूडेंट जो है हमारा निकला जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। मैंने बस यूं ही जो है पूछ लिया कि यार ये कैसा मिला, तो उसने कहा कि सर मैं जो है वो इन चीजों के बारे में जानता हूं, है ना, बहुत सारा डेटा जो है इधर उधर सर्कुलेट करता रहता है। मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था और सर्च करते करते मुझे ये वहां पर इतनी सारी नॉलेज जो है वो मिली, आपके पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिले। ठीक है, तो ये एक चीज मैंने आपको बताई है एग्जाम्पल के तौर पर। फिर उन्होंने कहा कि सर आप अपने पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर दो, तो मैंने कर दिया सब कुछ चेंज। और उसने कहा कि आप सिक्योरिटी के लिए इसमें लेयर्स लगा दीजिए, जिसे कहते हैं ना कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो लगा दिया। 3 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब जो भी वेरिफिकेशन होता है सब कुछ मैंने लगा दिया। उसके बाद में फिर उससे पूछा कि अब हो सकता है क्या, बोला नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब इसमें कहीं ना कहीं लेयर्स जो है वो लग चुकी हैं और बहुत मुश्किल इसमें लगेगा, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो डार्क वेब के ऊपर जो डेटा रखा हुआ है उसको एक्सेस करना आज बहुत आसान है। इसीलिए उसी डीप वेब का यूज करते हुए और एआई का यूज करते हुए, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने शुरुआत में इसलिए बात की क्योंकि यहां पर भी एआई का ही यूज किया गया है। एआई का यूज करते हुए अटैक को और एनहेंस किया जाता है और जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एआई का यूज करते हुए
डीप फेक स्कैम्स करते हैं और वहां से उस डेटा को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करके वहां से उठाते हैं डार्क वेब से। अब देखिए कि इंडियन बिजनेसमैन जो कि आप लोग जानते हैं अनिल अंबानी है, इनका रिलायंस ग्रुप है, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस प्लांट के एक हिस्से का, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि डेटा जो है वो पार्शियली ब्रीच हुआ है, कुछ ना कुछ डेटा इसके अंदर लीक हुआ है। अब ये जो डेटा था वो सर्वर के ऊपर था, क्योंकि सर्वर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, और वो सर्वर थर्ड पार्टी इंडियन डेटा सेंटर उसको चला रहा था जिसका नाम था योटा। तो योटा का जो सर्वर था उस सर्वर के ऊपर ये तमाम डेटा पड़ा हुआ था, वहां से इस डेटा को पार्शियली जो है वो ब्रीच किया गया है, और ब्रीच होने के बाद इन कंपनियों ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन रिलायंस ने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है कि आखिरकार कितना डेटा लीक हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और इसको रिलायंस ने, अब बताया जा रहा है कि लगभग 19,000 फाइल्स हैं और लगभग 14.5 गीगाबाइट जीबी का वो डेटा था जिसको सर्च किया गया, और ये अभी से नहीं लगभग 11 जून से चलता हुआ आ रहा था। और एक महानुभाव जो कि काफी अच्छे थे इस चीज के अंदर, जिनका नाम था राकेश कृष्णन, उन्होंने, ये एक रिसर्चर थे, वेब रिसर्चर, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आपका डेटा जो है वो लीक हो रहा है। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने मुझे बताया, वैसे इस व्यक्ति ने इनको बताया होगा कि आपका ऐसा डेटा सर्कुलेट हो रहा है, आप उसको प्लीज जो है वो कहीं ना कहीं बचा लीजिए, ये आपके लिए एक अलर्ट का सिस्टम है। और जैसे अलर्ट मिला तो इन लोगों को होश आए कि वाकई में हमारा डेटा जो है वो ब्रीच हो रहा है और डार्क वेब के ऊपर घूम रहा है। अब रिलायंस को 2018 में इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला डिजाइन और बिल्ड करने का, कि आप आइए इसको डिजाइन कीजिए, बिल्ड कीजिए। जब इन्होंने इसको बिल्ड करना शुरू किया तो ये यूनिट 3 और यूनिट 4 को, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये एक यूनिट में काम नहीं करते हैं, इनकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को 10 मेगावाट की कैपेसिटी हासिल करनी है, 100 मेगावाट की कैपेसिटी हासिल करनी है, तो ये शुरुआत के अंदर 20 को बढ़ाएंगे, है ना, 20 मेगावाट करेंगे तो यूनिट 1 हो गया, 50 मेगावाट करेंगे यूनिट 2 हो गया, 70 करेंगे यूनिट 3 हो गया, 100 करेंगे यूनिट 4 हो गया। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 को बनाने का और बिल्ड करने का, डिजाइनिंग करने का काम रिलायंस के पास में था, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इनका ये उसमें टारगेट था कि हम लोग 2000 मेगावाट बिजली जो है प्रोड्यूस करेंगे, इतनी कैपेसिटी वहां पर लेकर आएंगे। अब भारत के अंदर जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उनकी देखरेख करना कि कोई साइबर अटैक्स ना हो जाए, इसलिए भारत के अंदर एक संस्था काम करती है जिसका नाम है सीईआरटी। सीईआरटी जो है वो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, जो कि भारत के अंदर कोई भी साइबर अटैक होता है या फिर साइबर थ्रेट होता है उसके लिए अलर्ट जारी करती है और साथ ही में थ्रेट से बचाती भी है। खास तौर पर रूस के अंदर यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो हैकर्स हैं वो आज रूस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व के अंदर जहां कहीं भी किसी भी प्लांट को अगर एक्सेस करना हो या उसको ये मान के चलिए रैंसमवेयर के तौर पर अगर काम करना हो तो ये लोग करते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड लीक्स जो कि एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर ग्रुप है, उसके द्वारा कहा गया था कि नाइकी और टाटा ग्रुप को भी टारगेट किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, इसको डिस्क्लोज कर दिया था। डिस्क्लोज मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा कोई भी फिरौती देने वाले नहीं हैं। अब आप ये समझिए कि अगर ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता और डेटा ब्रीच हो चुका है या पार्शियली हुआ है, नहीं हुआ है पता नहीं अभी तक, अगर मान लीजिए पॉसिबल हो जाता और पूरा का पूरा डेटा लीक कर जाता, तो वो क्या करते, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो कंट्रोलिंग है इसको अपने अनुसार वो बढ़ाते घटाते रहते। इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ब्लास्ट होना या अदर कोई एक्टिविटी हो सकती है। इसीलिए वहां पर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनको अपने कंट्रोल में करके और फिर हमसे फिरौती मांगना कि अगर आप इसका कंट्रोलिंग पावर चाहते हैं तो हमको ये फिरौती दे दीजिए, रैंसम दे दीजिए, और हम जो है आपका डेटा छोड़ देंगे और वहां से हट जाएंगे। तो ये जो है कुड़नकुलम के अंदर पॉसिबल होने वाला था, लेकिन हम उससे बच गए। तो आज आपने समझा कि सर्च यानी कि सरफेस वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है। और डार्क वेब ऐसे नहीं कि कुछ होता है, मतलब कोई अलग से है। डार्क वेब एक मान के चलिए सर्च इंजन होता है, ब्राउजर होता है। जैसे आप लोग ब्राउजर यूज करते हैं वैसे और भी ब्राउजर जैसे टॉर ब्राउजर, तो टॉर ब्राउजर जो है वहां पर भी डीप जो वेब है या फिर हम लोग कहें कि ऐसे जो कंटेंट है वहां पर अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, वहां पर एक्सेस कर सकते हैं उसको, लेकिन वहां पर भी पैसे लगते हैं। तो ये सब इलीगल होता है। अगर किसी को पता लगे कि डार्क वेब पर ऐसा डेटा चुराया गया है तो वो तो इलीगल है ही, है ना। इसके लिए एक्ट वगैरह जो है, कानून वगैरह वो बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त रहा है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने 50 टेक्निक्स इसमें बताई है कि कैसे आप इसको यूज करके अपने एडिक्शन से तो बाहर निकल सकते हैं, साथ ही में अपने टारगेट भी पहुंच सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके,
दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको जरूर ज्वाइन करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।